ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने अरेज का कॉन्सेप्ट खत्म किया था कि अरेज क्या होते हैं और उनका मकसद क्या है, उनका फायदा क्या है। कि बेसिकली किसी भी प्रोग्राम में अगर आपने कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स जो है उसको यूज करना है तो उसके लिए आप अरेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है एंड दैट इज फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शन का बेसिक मतलब क्या है कि आपका जब आप अभी तक जो हमने प्रोग्रामिंग की है उसमें कोड जो है वो काफ़ी छोटा था। यानी आपका एक मेन फंक्शन होता है और उसके अंदर जो है अ, आपकी 10 लाइंस ऑफ कोड, 20 लाइंस ऑफ कोड, मे बी 30, दैट्स इट। ठीक है, तो इतना छोटा कोड जो है उसे मैनेज करना बहुत आसान होता है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो ह्यूज होते हैं, उनमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस अक्लमंदी क्या होती है कि किसी एक बड़े प्रोग्राम को आप छोटे हिस्सों में स्प्लिट कर दें। ठीक है, वो छोटे हिस्से जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करेंगे और अपना प्रोग्राम रन, अपना फंक्शन रन करने के, अपना जो भी कोड है उसे एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिजल्ट है वो दूसरे फंक्शन को दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक फंक्शन का कॉन्सेप्ट है कि आपका मेन जो प्रोग्राम है, ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखने की बजाय एज ए डेवलपर आपका काम क्या होगा कि आपने छोटे छोटे फंक्शन लिखने हैं। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस ऑफ कोड लिखना है और वो जो है आपस में एक दूसरे के साथ रिजल्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन का मतलब है। और फंक्शन जो है या तो आप अपना लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हमने जो हैश इंक्लूड करके लाइब्रेरीज इंक्लूड की थी अपने प्रोग्राम में, ठीक है, उनके अंदर भी प्री पैकेज फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। तो उन लाइब्रेरीज में जो भी फंक्शन अवेलेबल है उन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से इनपुट आउटपुट के फंक्शंस अवेलेबल हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, आपने साइन, कॉस, टेंजेंट कैलकुलेट करना है, आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो इस सारी चीज़ों के लिए फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, ओके, अब ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं कि फंक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, यानी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसे छोटे छोटे फंक्शंस में आप स्प्लिट कर रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है। तो पहली बात तो ये है कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच चलती है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को आपने छोटी प्रॉब्लम में, सब प्रॉब्लम में स्प्लिट किया है, तो उस तरीके से पूरे प्रोग्राम को मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। आप ऐसे समझ लें कि अगर मैं आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट देता हूँ और उसके ऊपर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो एक मेन फंक्शन है जिसके ऊपर 10 के 10 लोग चेंजेस कर रहे हैं, वो मैनेज करना ज़्यादा आसान है, या उस मेन फंक्शन को आप 10 अलग फंक्शंस के अंदर स्प्लिट कर दें और हर मेंबर जो है वो अपने फंक्शन के ऊपर फोकस कर रहा हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली एज ए टीम उस चीज को मैनेज करना ज्यादा आसान हो जाता है। फिर रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर कोई फंक्शन बना दिया आपने, तो अब वही काम बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। आप लाइब्रेरी इंक्लूड करें और वो जो फंक्शन है उसे आप इस्तेमाल कर लें। यानी आप ऐसे समझ लें कि आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसके अंदर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट चाहिए, कॉस साइन थीटा चाहिए। तो एक ऑप्शन ये है कि आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, जब भी लिखेंगे, उसके लिए वो सारी फंक्शनैलिटी खुद से इंप्लीमेंट करें हर दफा। और ज्यादा अक्लमंद अप्रोच क्या है कि एक दफा कोई भी इंसान उस चीज को इंप्लीमेंट कर दे, एज ए लाइब्रेरी बना दे उसको, और फिर आप जो है उस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लें। फिर आपको वो साइन थीटा वगैरह जो भी है, कॉस है, टेंजेंट है, स्क्वायर रूट है, उन सारों को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ उस फंक्शन को इस्तेमाल कर लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, उसके हम अभी एग्जांपल देखते हैं तो ये पॉइंट ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, फिर रेपिटेशन से आपको बचाते हैं फंक्शन। यानी आप ऐसे समझ लें कि अगर कोई एक प्रोग्राम है जो कि, अगर कोई फंक्शन है जो कि किसी चीज को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करता है, यानी आपने सी आउट देखा है, आपने सी इन देखा है। ठीक है, अब उस चीज को अगर आप अपने प्रोग्राम में हर दफा पूरे की पूरी फंक्शनैलिटी दोबारा से लिखें, यानी अगर आपने 10 दफा सी आउट किया है तो 10 दफा आप सी आउट वाला पूरे का पूरा कोड लिखें। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आपके
कोड को एक तो मेसी कर देगा, और दूसरा मसला क्या होगा कि अब अगर आप सी आउट की फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि उस तरह का काम, उस तरह का कोड आपने अपने प्रोग्राम में किस किस जगह पे लिखा हुआ है, हर जगह पे जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। फंक्शन का फायदा क्या होता है कि अगर आपने एक फंक्शन बना दिया है, कहीं पे आपने बना के बस रख दिया है, अब सिर्फ उस फंक्शन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो अब अगर उस फंक्शन को आपने चेंज करना है तो उस एक जगह पे जाके आप चेंज करेंगे, हर जगह आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो रेपिटेशन है, इससे जो आप बच जाते हैं, इससे आपका टाइम भी बचता है, इससे आपका प्रोग्राम साफ भी हो जाता है, कोड जो है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने चेंज करनी है तो आपको पता होता है कि किसी एक जगह पे जाके चेंज करनी है। अब जहां जहां पे वो फंक्शन इस्तेमाल हुआ है, वो कोड इस्तेमाल हुआ है, वहां पे आपको हर जगह पे चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, कि लेट सपोज आपने एक फंक्शन लिखना है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका कोर्स का नाम प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन में वॉइड लिखेंगे आप, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, और फिर दो राउंड ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज। ठीक है, तो ये तो पूरी फंक्शन की जो है वो डेफिनेशन हो गई कि उसका नाम क्या है, वॉइड क्या है, और ये राउंड ब्रैकेट्स क्या है। इस पे हम अभी आते हैं थोड़ी देर में। इस फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है, सिर्फ एक काम हो रहा है, सी आउट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और दैट्स इट। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम में स्क्रीन के ऊपर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स लिखना चाहता हूं तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इंट मेन में जाके मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा, फॉलोड बाय राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड सेमीकोलन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, यहां पे आपके मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, पर आपका प्रोग्राम स्टार्ट कहां से होता है, तो वो हमेशा जो हमने पहले बात की थी, वो इंट मेन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो जैसे ही कंपाइलर इंट मेन देखेगा वो यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। इस कोड में, इस फंक्शन में, मेन फंक्शन में पहली लाइन क्या एग्जीक्यूट करनी है, प्रिंट नेम। तो जब ये चीज लिखी हुई आएगी तो आपका प्रोग्राम समझ जाएगा कि इस फंक्शन को कॉल करना है। तो वो प्रोग्राम क्या करेगा, वो इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड है उसे एग्जीक्यूट करेगा। वो जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो फिर क्या होगा, प्रिंट नेम के आगे वाली लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी, और आगे कोई लाइन नहीं है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज है, तो दैट मीन्स कि आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये एक फंक्शन, सिंपलेस्ट फंक्शन है। ठीक है, जो कि कुछ नहीं कर रहा सिवाय इसके कि वो स्क्रीन के ऊपर लिख देते हैं इस कोर्स का नाम क्या है। और जब आप मेन फंक्शन में इस फंक्शन का नाम लिखते हैं और राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज करते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इस लाइन की जगह पे ये वाली पूरी की पूरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। और इस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में अगर दो तीन लाइंस होती तो फिर इस एक नाम की जगह पे वो दो तीन लाइंस जो थी वो सारी एग्जीक्यूट होती। एनी क्वेश्चंस क्लास? ऑल राइट, ठीक है। अब इस फंक्शन की थोड़ी ज्यादा डिटेल में जाते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यानी फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, इसका क्या मतलब है अभी छोड़ दें। इसका नाम प्रिंट नेम है, और अगला हमने काम क्या किया है कि जो राउंड ब्रैकेट खाली थे, यहां पे राउंड ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं था, अब राउंड ब्रैकेट के बीच में हमने इंट आईडी लिख दिया है। यानी आईडी आप समझ लें एक वेरिएबल है जिसकी टाइप इंटीजर है। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली सी आउट करेगा। क्या सी आउट करेगा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल स्क्रीन के ऊपर लिखने के बाद आईडी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि आईडी वेरिएबल के अंदर वैल्यू कहां से आएगी। तो वो आप देखें कि जब हम मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो मेन के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो फंक्शन नेम है विच इज प्रिंट नेम, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने एक इंटीजर वैल्यू पास कर दिया,
और वो वैल्यू क्या है 101। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपका मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू करता है। मेन प्रोग्राम में जैसे ही प्रिंट नेम की कॉल आती है तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, वो मेन को तो रोक देगा और वो प्रिंट नेम वाले फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये जब हमने प्रिंट नेम कॉल किया है तो हमने इसमें 101 की वैल्यू पास की है, विच मीन्स कि हम बेसिकली कह रहे हैं कि आईडी वेरिएबल जो है उसके अंदर 101 पड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब जब प्रिंट नेम एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसके अंदर बेसिकली आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है, स्क्रीन के ऊपर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स दिख रहा है, फिर स्पेस प्रिंट करेगा और स्पेस के बाद 101 लिख देगा, बस दैट्स इट। ठीक है, और यहां पे चीज आ जाती है कि ये जो वेरिएबल है आईडी का, इस वेरिएबल को प्रोग्रामिंग के टर्म्स में पैरामीटर कहा जाता है। ठीक है, और जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रिंट नेम का प्रोग्राम रन करो, तो उसमें जब आप कोई वैल्यू पास करते हैं तो उस वैल्यू को आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। यानी चीज वही है, नाम फर्क है। अगर वो डेफिनेशन के अंदर आ रहे हैं तो उसे आप पैरामीटर कहते हैं, अगर आप कोई वैल्यू पास कर रहे हैं तो आप उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, अब एक जो गलती शुरू की प्रोग्रामिंग में हर कोई करता है वो क्या होगा कि यहां पे 101 पास कर दिया। ठीक है, अब यहां पे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां पे सी इन करेंगे और यूजर से आईडी लेंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। I mean, अगर आपका प्रोग्राम डिक्टेट करते हैं उसकी लॉजिक कि ये हमें चाहिए फिर तो ठीक है, पर जब आपने यहाँ पे 101 पास कर दिया तो कि सी इन कराने की क्या तुक है, आपकी वैल्यू जो भी थी वो आईडी वेरिएबल के अंदर पड़ी होगी। ठीक है, तो ये एक गलती हमेशा होती है कि शुरू में आप पैरामीटर भी बना देते हैं, उसमें आर्गुमेंट भी पास कर दें और आर्गुमेंट पास करने के बाद आप सी इन करके उस वैल्यू को दोबारा से ले रहे हैं। तो एक बार अगर वैल्यू यहाँ पे आपने कोई पास कर दी है तो फिर सी इन कराने की कोई तुक नहीं बनती। एनी क्वेश्चंस क्लास? ऑल राइट, यहां तक समझ आ गया? ऑनलाइन मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब तो अभी तक हमने दो चीजें की है। हमने एक सिंपल फंक्शन लिखा है जिसकी कोई इनपुट नहीं थी, उसने सिर्फ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लिख दिया। फिर हमने उस फंक्शन में थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी लेके आए, हमने एक पैरामीटर पास किया और उस पैरामीटर के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी उसको हमने फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बाय द वे, यहाँ पे मैं प्रिंट नेम 101 के बाद अगर एक और लाइन लिखूं, प्रिंट नेम 100 फॉर एग्जांपल, तो अब क्या होगा, मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, उसके बाद पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगी। पहली लाइन क्या है, प्रिंट नेम, तो बेसिकली स्क्रीन के ऊपर सी आउट होगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जो भी है, और आईडी के अंदर क्या पड़ा हुआ है 101। उसके बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसमें क्या है, प्रिंट नेम 100, तो दोबारा से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन के ऊपर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लिखा हुआ आ जाएगा और उसके आगे 100 लिखा होगा। तो इस फंक्शन को मैं जितनी मर्जी दफा कॉल करूं मेरी मर्जी है। मैं ये भी कर सकता था कि एक फॉर लूप लिख देता, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 100, i प्लस प्लस, और इस फॉर लूप के अंदर मैं क्या लिख देता, ये फंक्शन कॉल करता प्रिंट नेम और उसके अंदर i पास कर देता। तो अब ये प्रोग्राम, ये प्रिंट नेम का फंक्शन जो है ये 100 दफा रन होगा। पहले स्क्रीन के ऊपर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स 0 लिखेगा, फिर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स 1 लिखेगा, फिर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स 2 लिखेगा, अप टिल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स 99। ठीक है, तो जितनी मर्जी दफा आपने फंक्शन कॉल करना है वो आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है, आपकी आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक नया फंक्शन बनाते हैं
उस फंक्शन का नाम डिवाइड है, उसकी रिटर्न टाइप फ्लोट है, और इसके अंदर एक नहीं दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। पहला इंट न्यूमरेटर है, कॉमा फ्लोट डिनोमिनेटर, यानी दो पैरामीटर होंगे। पहला पैरामीटर जो है वो एक इंटीजर है और उसका नाम न्यूमरेटर है, और दूसरा पैरामीटर का नाम डिनोमिनेटर है और उसकी टाइप फ्लोट है, और इस पूरे फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो भी फ्लोट है। ठीक है, अब ये फंक्शन कर क्या रहा है, सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड दैट इज रिटर्न व्हाट, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। आपको नहीं पता न्यूमरेटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, पर जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तब न्यूमरेटर वेरिएबल भी पॉपुलेट होगा और डिनोमिनेटर वेरिएबल भी पॉपुलेट होगा, और उस वक्त क्या होगा कि फंक्शन जो है न्यूमरेटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे डिवाइड करेगा डिनोमिनेटर की वैल्यू से, और जो भी रिजल्ट है उसे रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने का क्या मतलब है? अब ये इंट मेन में है, इस फंक्शन, इसमें क्या हो रहा है, आपका एक प्रोग्राम, आपका फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन का नाम डिवाइड है, और उसमें राउंड ब्रैकेट के अंदर पहली जो आपने वैल्यू पास की है वो 7 है, फिर आपने कॉमा डाला है और दूसरी वैल्यू जो पास की है वो 2 है। ठीक है, अब बेसिकली हो क्या रहा है, आपका प्रोग्राम जब रन करेगा इंट मेन से आगाज होगा, फिर जब डिवाइड का फंक्शन नजर आएगा तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, डिवाइड को कॉल करेगा। कॉल करने का क्या मतलब है कि 7 की वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर वेरिएबल के पैरामीटर के अंदर कॉपी कर देगा, और 2 की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर के पैरामीटर के अंदर कॉपी कर लेगा। अब क्या होगा, रिटर्न न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यानी 7 डिवाइडेड बाय 2.0, और इसकी जो भी वैल्यू है, इसका जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने का क्या मतलब है कि जहां पे आपने फंक्शन कॉल किया था, यानी डिवाइड 7,2 आपने जहां पे किया है, इस सारे की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 डिवाइडेड बाई 2.0 विच इज 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 आ जाएगा, तो स्क्रीन के ऊपर क्या सी आउट होगा, 3.5। सर अगर हमने यूजर से वैल्यू लेनी हो फिर उसका क्या करेंगे? अभी उस पर आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर। अब यहाँ पे एक बात बताए मुझे, अगर ये फ्लोट की बजाय इंट होता फिर क्या होना था? 3 प्रिंट होता। ठीक है, क्लास ये बात याद रखें कि अगर न्यूमरेटर 7 है और ये डिनोमिनेटर भी इंटीजर है और इसकी वैल्यू 2 है, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5 होता है, पर क्योंकि इंटीजर डिवीजन है तो 0.5 जो है वो निकल जाएगा, पर रिटर्न टाइप के फ्लोट है, तो दैट मीन कि जो 3 है वो 3.0 होकर रिटर्न हो जाएगा। जो पॉइंट मैं मेक करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट इंटीजर होता है, चाहे आप रिटर्न फ्लोट ही क्यों ना कर रहे हो। यानी 7 डिवाइडेड बाई 2 का रिजल्ट जो है, क्योंकि दोनों इंटीजर है तो 3 होगा, पर रिटर्न टाइप फ्लोट है तो उसकी रिटर्न जो है वो 3.0 हो रहा होगा, यानी फ्लोट वैल्यू। तो इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर को फ्लोट कर दिया था ताकि 3.5 रिटर्न हो सके, विच इज द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, ओके, अब सवाल यह है कि अगर हमने सी इन कराना है, यूजर से वैल्यू लेनी है डिवाइड के लिए, फिर हम क्या करेंगे? तो क्लास सिंपल है, आप मेन के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, लेट सपोज इंट एक्स है और इंट वाई है। ये मैंने इंट जान के किया है, क्यों किया अभी देखते हैं। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, सी इन एक्स और वाई। ठीक है, मैंने यूजर से एक्स और वाई की वैल्यूज दे ली। अब मैं क्या करूंगा, सी आउट, और सी आउट के अंदर मैंने क्या चीज लिखी है, डिवाइड
x कॉमा वाई। अब क्या होगा, x के अंदर जो भी वैल्यू है वो न्यूमरेटर के अंदर कॉपी हो जाएगी, y के अंदर जो भी वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के अंदर कॉपी होगी। और याद रखें y की टाइप हमने इंटीजर रखी है पर डिनोमिनेटर फ्लोट है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने 7 और 2 पास किया है तो 7 डिवाइडेड बाय 2 का रिजल्ट 3.5 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की टाइप फ्लोट है। यानी इस y को मैं जब यहां पे कॉपी करूंगा तो वो फ्लोट की वैल्यू को, वो सॉरी वो इंटीजर जो है वो एज अ फ्लोट कॉपी होगा। समझ आइए। यस सर। और यहां पे एक और चीज देखें, अगर ये फ्लोट की बजाय, ठीक है, अगर ये फ्लोट की बजाय इंटीजर होता और y जो है वो इंटीजर की बजाय फ्लोट होता, ठीक है, अब क्या होना था, लेट सर वो सपोज y, हाँ जी, सर फिर तो वो इंटीजर ही होगा, वैल्यू आएगी उसकी भी, यस, वही आएगी वैल्यू। y के अंदर अगर मैंने x के अंदर 7 और y के अंदर लेट सपोज 2.5 मैंने पास कराया तो y फ्लोट है, विच मीन्स कि y के अंदर 2.5 पड़ा हुआ है। पर जब आप डिनोमिनेटर में उसे पास करेंगे तो डिनोमिनेटर इंट है, दैट मीन 2.5 की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर कॉपी होगी तो सिर्फ 2 कॉपी होगा क्योंकि वो इंटीजर है, ठीक है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना होगा। यहां पे मैं एक चीज आपको विजुअलाइज करवा दूं ताकि आपको शक ना रहे, ये रैम है, ठीक है। रैम के अंदर लेट्स सपोज ये एक जगह है जहां पे मेन की सारी चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहां पे हमने इंट x, इंट x और y रखा हुआ था और हमने सी इन करा लिया x और y की वैल्यूज, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या होगा, मेन के अंदर एक x वेरिएबल की जगह पड़ी हुई है, एक y वेरिएबल की जगह पड़ी हुई है। लेट सपोज x के अंदर हमने 7 पास करवाया है और y के अंदर 2 पास करवाया है, और ये लेट सपोज x और y है, ठीक है। एक और जगह होगी रैम के अंदर, वहां पे डिवाइड पड़ा होगा और डिवाइड के अंदर एक वेरिएबल न्यूमरेटर का और एक वेरिएबल डिनोमिनेटर का है, ठीक है। जो भी है न्यूमरेटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, x में जो चीज थी, x के अंदर 7 पड़ा हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 7 पड़ा हुआ है, और डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, y, जो हमने दूसरे वेरिएबल पास किया वो y है, और y के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 2। तो ये आपको नजर आ रहा है कि पैरामीटर जो है वो एक अलहदा चीज है रैम के अंदर, और जो वेरिएबल मेन के थे वो अलहदा पड़े हुए हैं। ये नहीं है कि हमने x अगर यहाँ पे पास कराया है और y हमने यहाँ पे पास कराया है तो यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं होगा, ये मेन के वेरिएबल ही इस्तेमाल हो रहे होंगे, ऐसे नहीं है। जो भी फंक्शन बनाएंगे उसकी एक अलहदा जगह होगी रैम में, और उसके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, सॉरी पैरामीटर है, और उसके अलावा अगर फंक्शन के अंदर कोई अपना कोई वेरिएबल भी डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इंट x किया है तो क्या होगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल की जगह बनेगी विच इज x। ये पॉइंट क्लियर हुए कि डिवाइड के अपने वेरिएबल्स हैं जो कि रैम में पड़े हुए हैं, और इंट मेन जो है उसके अपने वेरिएबल हैं जो कि रैम में पड़े हुए हैं। यहां तक क्लियर है क्लास? यस। ऑलराइट। और दूसरी बात यह है कि रिटर्न टाइप क्या होती है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी हम बूलियन, जो भी हमने चीजें देखी हैं जो टाइप से डेटा की, वो सारी रिटर्न हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आप कुछ नहीं रिटर्न करना चाहते तो वो हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था वो फिर आप वॉइड लिख देते हैं। वॉइड का मतलब है कि आप कुछ नहीं रिटर्न कर रहे, ठीक है। ऑलराइट, आगे आ जाए। क्लास एक फंक्शन लिखें, प्रैक्टिस करने चले। राइट अ मेन फंक्शन विच कॉल्स एन एरिया फंक्शन।
एरिया फंक्शन जो है इट टेक्स एज इनपुट लेंथ एंड विड्थ एंड रिटर्न्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। और जो मेन फंक्शन है वो फिर इस रिटर्न वैल्यू को जो है वो डिस्प्ले करेगा। बाय द वे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है। हमारे फंक्शन की लॉजिक क्या थी कि डिवाइड जो है एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि मेन के अंदर सी आउट कराएंगे आप, ठीक है। आप ये भी कर सकते थे कि इस फ्लोट की बजाय आप वॉइड लिखते हैं और रिटर्न न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की बजाय आप सी आउट करा देते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता था, पर वो फिर आपकी लॉजिक फर्क है। आप करना क्या चाह रहे हैं वो आपने फैसला करना है एज अ प्रोग्रामर कि डिवाइड का फंक्शन जो है वो स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखेगा या डिवाइड का फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर देगा और जो भी कॉल करने वाला फंक्शन था यानी मेन इन दिस केस वो डिसाइड करे कि इस रिटर्न वैल्यू के साथ क्या करना है। तो ये दोनों ऑप्शन है, आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि आपका एरिया फंक्शन जो है वो लेंथ और विड्थ की वैल्यूज लेगा और फिर एरिया रिटर्न करेगा, सी आउट नहीं करेगा, रिटर्न करेगा। और जिस मेन फंक्शन ने उस एरिया के फंक्शन को कॉल किया था अब उस मेन की मर्जी है कि उस रिटर्न वैल्यू के साथ क्या करना है। और मैंने आपको कहा है कि मेन का काम होना चाहिए कि उस वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। चलिए क्लास प्रोग्राम लिखा है, आपने मेन और एरिया फंक्शन दोनों लिखना है। और अगर आप सिंटैक्स देखना चाहते हैं तो ये ले, ये आपका सिंटैक्स है फंक्शन का। हो गया सर। तो फिर जिस चीज का हो गया वो अपना हैंड रेज कर ले। और यार बाकियों का भी हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने कोड आपको दे दिया हुआ है, इसके अंदर ही आपने चेंजेस करनी है कि एरिया का फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाए, दैट्स इट। तो ये देख के बहुत आराम से हो जाना चाहिए। यस सर। ऑलराइट क्लास, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंपल है। और बाय द वे ये आईओ स्ट्रीम होना चाहिए, मैंने गलती कर दिया है, ये मैं चेंज करना भूल गया, इसे इग्नोर करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सबसे पहले हमने एक्चुअली इसे इग्नोर करते हैं, इस लाइन को अभी इग्नोर कर दें, इस पे हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। इग्नोर इट, ठीक है। आपने एक फंक्शन लिखना है, उसका नाम एरिया है, उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है
और उसमें दो पैरामीटर पास होंगे, एक इंट लेंथ है और दूसरा इंट विड्थ है। और ये फंक्शन सिंपली क्या कर रहा है, रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दैट्स इट। ठीक है, अब इस फंक्शन को मेन के अंदर यूज कैसे करना है, तो सिंपल है, आप दो वेरिएबल डिक्लेयर करें, इंट लेंथ, इंट एल और इंट डब्ल्यू। फिर आप सी आउट करें कि एंटर लेंथ एंड विड्थ, ताकि यूजर को पता लग जाए उसने करना क्या है। और फिर सिंपली आप क्या करेंगे, सी एन एल और डब्ल्यू, और फाइनली सी आउट एरिया। और ये आपने फंक्शन कॉल किया है एरिया का, जिसके अंदर आपने एल और डब्ल्यू की वैल्यूज पास कर दी है, वेरिएबल पास कर दिया। ठीक है, ये आपकी सिंपल कॉल है। लेट्स सपोज सी इन में यूजर ने 5 और 10 एंटर किया था, तो क्या होगा, एल के अंदर 5 पड़ा हुआ है और डब्ल्यू के अंदर 10 पड़ा हुआ है, विच मीन के पहले जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे 5 पास होगा और दूसरी जो आर्ग्यूमेंट है उस पर 10 पास होगा, यानी लेंथ के अंदर 5 पड़ा होगा, विड्थ के अंदर 10 पड़ा होगा। तो 5 इंटू 10 50 रिटर्न होगा, और वो 50 जो है वो सी आउट, इस पूरी कॉल की जगह पे 50 आ जाएगा, जो कि सी आउट हो जाएगा। सर ये इंट एरिया वाली जो लाइन है ये इंट मेन से पहले नहीं लिखेंगे? उसमें अभी आते हैं, अभी छोड़ दें। ठीक है, अभी छोड़ दें। ओके सर। अब अगले बात ये है कि एक चीज तो ये है कि सी आउट डायरेक्ट कराने की बजाय मैं ये भी कर सकता था कि मैं लिख देता, एक नया वेरिएबल बनाता, इंट ए इज इक्वल टू ये जो एरिया का फंक्शन कॉल किया हुआ है, और उसके बाद मैं फिर लिख देता कि सी आउट एरिया और वेरिएबल ए सी आउट करा देता, तो ए के अंदर एरिया की वैल्यू पड़ी हुई है। मैं ये भी कर सकता था, पर इस अप्रोच में मसला क्या है कि आपने सिर्फ अगर सी आउट ही कराना है तो फिर एक वेरिएबल में उस वैल्यू को सेव करने का फायदा क्या है। आप बिला वजह एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, रैम में जगह एलोकेट होगी, वक्त जाया होगा, स्पेस जाया होगी। तो आपने कोई वेरिएबल बनाना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों आप बना रहे हैं। अगर आपने सिर्फ एरिया की इस फंक्शन कॉल की वैल्यू को सी आउट ही कराना है तो फिर इसे एज इज इस्तेमाल करें, वेरिएबल में डिक्लेयर ना करें, बिला वजह वेरिएबल की आप जगह जाया कर रहे हैं। ठीक है, अलबत्ता अगर ये एरिया की जो वैल्यू है ये आपने अपने फंक्शन में कोई एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल करनी है, यानी आपने एरिया लेंथ क्या थी, 10 थी और विड्थ 5 थी। ठीक है, अगर ये वाली चीज आपने बार बार करनी है अपने फंक्शन में, तो बार बार फंक्शन कॉल करने से बेहतर है कि आप एक दफा इसे एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर दें और वो वेरिएबल आप इस्तेमाल कर लें बार बार। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कॉल करना जो है वो एक्सपेंसिव है, उसमें टाइम लगता है और फंक्शन जो है वो एक जगह लेता है। पर अगर आपने सिर्फ एक दफा ही इस्तेमाल करना था तो फिर आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, इससे बाद डायरेक्ट सी आउट करा दे और बात खत्म हो गई। पर यस, अगर आपने इस वैल्यू को बार बार अपने उस इंट मेन के अंदर इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसे एक वेरिएबल में स्टोर करा दें और इस फंक्शन कॉल को बार बार करने की बजाय आप उस वेरिएबल को बार बार इस्तेमाल करें। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सारों को? ठीक है, तो मैं फिर इस चीज को समराइज कर दूं कि फंक्शन कॉल जो है अगर एक आपने की है और एक दफा ही करनी है तो उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कराने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप वेरिएबल की एक जगह जाया कर रहे हैं। ऑन दी अदर एंड अगर वही एक फंक्शन कॉल है और उसमें वही आपकी वैल्यूज इस्तेमाल हो रही है 5, 10 की या जो भी थी, तो आप उस चीज को अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो फंक्शन कॉल में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। तो बेहतर है कि उस चीज को एक दफा किसी वेरिएबल में स्टोर करा दें रिजल्ट को, और फिर उस रिजल्ट को बार बार इस्तेमाल करें। ठीक है, उस वेरिएबल को बार बार इस्तेमाल करें। खैर, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब अगली चीज है कि ये मैंने क्यों लिखा है, इस चीज को फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। यानी आप अपने पूरे आप कंपाइलर को बता रहे हैं
कि इस प्रोग्राम में एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम एरिया है, उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसके अंदर दो पैरामीटर जा रहे हैं, एक पैरामीटर लेंथ है और दूसरे पैरामीटर का नाम विड्थ है, और एक की टाइप इंटीजर है और दूसरी की टाइप भी इंटीजर है। ठीक है, यहां पे आपने एक्चुअल फंक्शन नहीं लिखा, आपने सिर्फ कंपाइलर को बताया है कि आगे जाके इस तरह का एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और वो कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे। ठीक है, और इस चीज को फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। ये प्रोटोटाइप है, यानी ये कंपाइलर को बता रहे हैं कि इस शक्ल का एक फंक्शन होगा, और ये डेफिनेशन है, ये एक्चुअल बता रहे हैं कि प्रोग्राम पूरा का पूरा फंक्शन है क्या। ठीक है, अभी प्रोटोटाइप का फायदा क्या होता है उस पर हम जाते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, थोड़ी देर में उस पर जाते हैं, पर अभी आपको मैं बस ये बता दूं कि अगर ये आपने ना लिखा होता, ठीक है, तो जब यहां पे आप एरिया का फंक्शन कॉल करते हैं तो कंपाइलर को समझ ना आती कि ये एरिया कहां से आया है, क्योंकि ये जो है डेफिनेशन तो बाद में एग्जिस्ट कर रही है। यानी आप ऐसे समझें कि अगर मैं प्रोग्राम लिखूं सी आउट x प्लस वाई, और इसके बाद में लिखूं कि इंट x इज इक्वल टू 10 और इंट y इज इक्वल टू 5, तो ये आपका प्रोग्राम चलेगा? ऑफ कोर्स नॉट। कंपाइलर कहेगा कि तुमने x और y को ऐड करके उसका रिजल्ट सी आउट कराया, पर x और y है क्या, वो तुम बाद में डिक्लेयर कर रहे हो, तो डिक्लेयर पहले करना होता है। तो वही बात यहां पे भी आ जाएगी कि अगर आपने एरिया का फंक्शन बाद में डिक्लेयर किया है और इस्तेमाल पहले कर रहे हैं, तो कंपाइलर को समझ नहीं आएगी कि ये एरिया कहां से आया है, वो आपको एरर दे देगा। तो इसलिए जब आप यहां पे लिख देते हैं तो आप बेसिकली कंपाइलर को कह रहे हैं कि एक एरिया का फंक्शन होगा जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और वो दो इंटीजर पैरामीटर एज इनपुट लेगा। तो फिर कंपाइलर को तसल्ली हो जाती है और वो इसको देख के कहेगा कि ठीक है, इसकी डेफिनेशन आगे एग्जिस्ट करती है, मैं वहां से उठा लेता हूं और एरर नहीं आएगा। ये पॉइंट क्लियर है क्लास? अभी प्रोटोटाइप के फायदे पे हमने बात करनी है, अभी सिर्फ आपको पता होना चाहिए प्रोटोटाइप है क्या। ठीक है, ऑलराइट, अगली जो बात करनी है वो ये है कि आप देख रहे हैं कि यहां पे मैंने वेरिएबल का नाम L रखा है, यहां पे नाम W है, पर पैरामीटर पे नाम लेंथ है और दूसरे पैरामीटर का नाम W विड्थ है। तो ये नाम फर्क हो सकते हैं, तो यस फर्क हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको शो किया पहले कि रैम के अंदर एक जगह पे मेन पड़ा होगा और मेन के दो वेरिएबल्स हैं, एक L है एक W है। रैम की किसी और लोकेशन में एरिया का फंक्शन पड़ा होगा और उसमें एक वेरिएबल का नाम लेंथ है और एक का नाम विड्थ है। ठीक है, यस, जब आप यहां पे L पास करते हैं और यहां पे W पास करते हैं तो आपका कंप्यूटर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है कि वो लेंथ वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू डालेगा जो कि इसकी है, लेट्स सपोज 10 है, और विड्थ में वो वैल्यू डालेगा जो कि W की है, लेट्स सपोज 5 है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सपोज मैं कुछ और करता हूं। लेट्स सपोज मेरी फंक्शन कॉल थी एरिया और L की बजाय मैंने W पास किया और W की बजाय मैंने L पास किया। तो अब क्या होगा, जो लेंथ की, जो L की वैल्यू थी विच इज 10, वो यहां पे वो विड्थ W में और जो यहाँ पे W की वैल्यू थी विच वाज 5, वो यहाँ पे लेंथ के वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि कंपाइलर ये नहीं देखता कि वेरिएबल के नाम क्या है, नहीं, वो देखता है, वो सिर्फ ये देखेगा कि पहली वैल्यू क्या पास हुई है, पहली वैल्यू जो भी पास हुई है वो इसके अंदर कॉपी हो जाएगी, दूसरी वैल्यू जो भी पास हुई है वो इसके अंदर कॉपी हो जाएगी, बस। अब इन वेरिएबल्स का नाम L है, W है या लेंथ है या विड्थ है या A B है या X Y है, मैं कुछ भी नाम रख दूं उससे फर्क नहीं पड़ता। जो पहली चीज पास हुई है वो पहले वेरिएबल में, पैरामीटर में आएगी, जो दूसरी चीज पास हुई है वो दूसरे में आएगी, दैट्स इट। कंपाइलर बस ये देखेगा और कुछ नहीं देखेगा।
ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? नो सर। ऑल राइट, आगे चले फिर। अगली चीज आप कुछ डेफिनेशन आ जाए कि जब फंक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, तो कोई भी आपने फंक्शन लिखना है, आप उसकी रिटर्न वैल्यू जो है उसकी टाइप स्पेसिफाई करते हैं। इंट, कैर, बूल, डबल, फ्लोट, ये सारी हो सकती है। फिर आप फंक्शन का नाम स्पेसिफाई करते हैं। नाम जो है वो अच्छे नाम रखें। फंक्शन का नाम आप अगर एक्स रख देते हैं, वाई रख देते हैं, temp1, temp2, temp3 इस तरह के नाम रख देते हैं, तो नाम ठीक है, प्रोग्राम चल जाएगा, पर आपको कुछ समझ आएगी कि फंक्शन कर क्या रहा है नाम देख के। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो मैं पहली क्लास में भी आपको यही कहा था कि कोई भी नाम रखते हैं मीनिंगफुल नाम रखा करें, जो पढ़ के देखने वाले को फौरन समझ आ जाए कि फंक्शन करता क्या है। डिवाइड मीनिंगफुल नेम है, स्क्वायर रूट मीनिंगफुल नेम है, एरिया मीनिंगफुल नेम है, एक्स इसका कुछ समझ नहीं आ रही, एक्स फंक्शन क्या करता है, वाई क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आ रही। खैर, उसके बाद फिर राउंड ब्रैकेट ओपन है और राउंड ब्रैकेट क्लोज है, और उसके बीच में आपकी कॉमा सेपरेटेड लिस्ट होती है जो भी पैरामीटर है इस फंक्शन के, और हर पैरामीटर को आप एक नाम देते हैं और उसकी एक टाइप होती है। ठीक है, और इस प्रोग्राम इस फंक्शन के अंदर जो है आप उस नाम से उस पैरामीटर को इस्तेमाल करेंगे। यानी पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि नाम लेंथ और विड्थ था। ठीक है, नाम एक पहले पैरामीटर का नाम लेंथ था, दूसरे का नाम विड्थ था, तो यहां पे हमने लेंथ और विड्थ ही इस्तेमाल किया है। ये नहीं होगा कि यहां पे आपने लेंथ और विड्थ नाम रखा है और नीचे जो है यहां पे आप लेंथ की बजाय एक्स इस्तेमाल कर लें, यहां पे विड्थ की बजाय वाई कर लें। एक्स और वाई क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको पता है एक्स और वाई क्या है? नो आइडिया। कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, एक्स और वाई कहां से आए हैं। यहां पे एक और सवाल है आपसे, अगर मैं यहां पे एल लिखूं और यहां पे डब्ल्यू लिखूं तो फिर क्या होगा? लेट सपोज यहां पे सी एन जो है मैंने लेंथ के अंदर 10 किया था और यूजर ने विड्थ के अंदर 5 डाला है, तो यहां पे एल और डब्ल्यू में कुछ पड़ा होगा? जवाब दें, गलत दे दें बेशक। हाँ जी। नो सर, नहीं क्यों? पड़ा होगा। क्यों नहीं पड़ा होगा? ये जो हमने नीचे इंट एरिया लगाया है हाँ, डेफिनेशन में, इसकी रैम में अलग अलग जगह है। इसमें अलग अलग वैल्यू होगी। यस, परफेक्ट। ठीक है, रैम में आपने मेन के साथ एल और डब्ल्यू डिक्लेयर किए हैं। जो आपका एरिया है, एरिया फंक्शन है, वहां पे एल और डब्ल्यू कुछ भी नहीं है। वहां यस पे सर। या लेंथ है या वेरिएबल या विड्थ है। और दूसरी बात है जो मैंने आपको कुछ अर्से पहले बताया था कि एक स्कोप का कॉन्सेप्ट होता है। ये एल और डब्ल्यू जो है ये इस मेन के अंदर ही एक्सेसिबल होंगे, इस मेन से बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे, क्योंकि इनका स्कोप जो है वो सिर्फ यहां से यहां तक है। ठीक है, ओके। एक और सवाल आप लोगों से, अगर मैंने यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया होता इंट l इज इक्वल टू 10 और w इज इक्वल टू 5, ये मेन से बाहर किया मैंने, एरिया से बाहर किया है, हर फंक्शन से बाहर किया मैंने। अब मैं यहां पे l मल्टीप्लाई बाय w करूं तो अब ये ठीक है कि नहीं? यस सर। यस, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फाइल के अंदर, पर उस फाइल में जितने भी फंक्शन हैं उनमें से किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं, उन सारों से बाहर करते हैं, तो उस वेरिएबल का स्कोप जो है वो फाइल स्कोप होता है, विच मीन्स कि पूरी फाइल के अंदर ये वेरिएबल एक्सेसिबल होंगे। और दूसरी जो मैंने आपसे बात की थी, अगर आपको याद है, तो वो ये है कि स्कोप कैसे चेक करता है कंपाइलर, कि अगर यहां पे आपने वेरिएबल एल और डब्ल्यू डिक्लेयर किया है, एल में लेट सपोज आपने 100 डाला है और डब्ल्यू में लेट सपोज आपने 50 डाला है, तो अब क्या होगा इस फंक्शन के अंदर, अगर आप एल मेन के अंदर अगर आप एल और डब्ल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यूज इस्तेमाल होंगी।
क्योंकि सबसे पहले वो चेक करेगा कि मेन के स्कोप में ये वेरिएबल है कि नहीं। अगर है तो वो वैल्यू इस्तेमाल करो, अगर नहीं है तो फिर इस पे जाओ। और मेन के अंदर था तो इसलिए इस्तेमाल होगा। पर जब यहाँ पे आप एल और डब्ल्यू की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आपका कंपाइलर देखेगा कि यहाँ पे कोई एल और डब्ल्यू का वेरिएबल डिक्लेयर है, या पैरामीटर लिस्ट में एल और डब्ल्यू का वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। नहीं है तो फिर वो चेक करेगा कि फाइल के अंदर कहीं पे डिक्लेयर था, और जैसे फाइल के अंदर ये डिक्लेयर्ड है तो इसलिए आपका जो एरिया था वो फिर इन वैल्यूज को इस्तेमाल कर लेता। पर याद रखें ये इससे फर्क है। खैर इस पर हम दोबारा भी बात करते हैं इन अ बिट। ठीक है, और बाय द वे ये रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट, इस सारे को अगर आप बात करें तो इसके लिए जो टेक्निकल टर्म है वो इस चीज को आप फंक्शन हेडर भी कह सकते हैं। यानी ये फंक्शन हेडर है, ये बेसिकली बता रहे हैं कि फंक्शन के अंदर इनपुट क्या होगी, उसकी रिटर्न क्या होगी और उसका नाम क्या होगा। आगे चलें। अब याद रखें कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी यहां पे जो हमने एरिया का फंक्शन बनाया है, ये एरिया का फंक्शन आपको नजर आ रहा है कि इस मेन के बाद है, या मेन के बाद या मेन से पहले, दोनों जगहों पे हो सकता है। मेन के अंदर आप जो है इस चीज को डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते। इस्तेमाल कर सकते हैं वो, दैट इज डिफरेंट। इस्तेमाल हमने किया है एरिया का फंक्शन, पर हमने बनाया एरिया का फंक्शन कहां पे, उसकी डेफिनेशन कहां पे है, तो वो मेन के बाहर थी। ठीक है, अगली चीज है कि देयर आर 3 वेज टू रिटर्न कंट्रोल फ्रॉम अ कॉल्ड फंक्शन। यानी फंक्शन जो आपने कॉल किया है एरिया का फॉर एग्जांपल, वो खत्म होगा तो वापस आपका फोकस जो है वो मेन के ऊपर चला जाएगा। तो फंक्शन खत्म करने का तरीका क्या है, या तो क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है, फंक्शन के एंड पे जो क्लोजिंग करली ब्रेस होती है वो देख के कंपाइलर समझ जाते हैं कि ये एरिया का फंक्शन खत्म हो गया है। या फिर रिटर्न, आप सिर्फ रिटर्न कर दें तो उसका मतलब है कि फंक्शन खत्म हो जाएगा, रिटर्न के आगे कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी यहां पे अगर मैं इस एरिया के फंक्शन में यहां पे लिख देता रिटर्न, तो सिर्फ रिटर्न लिख देता, तो फिर क्या होना था, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होती इसके बाद जितनी मर्जी लाइनें उनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि रिटर्न का मतलब है कि आगे जो मर्जी था इग्नोर करके फंक्शन खत्म कर दो। ठीक है, और तीसरी जो अप्रोच है वो क्या है कि आप रिटर्न के साथ कोई एक्सप्रेशन डालें, यानी रिटर्न 0, रिटर्न num+5, या पिछले एग्जांपल में हमने जो किया था रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये तीनों चीजें जो है ये फंक्शन को खत्म कर देती हैं। और बाय द वे एक बात याद रखें कि इन सम केसेस तो आप रिटर्न एक वैल्यू कराते हैं जो कि कोई एक रिजल्ट था, फॉर एग्जांपल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है, पर इंट मेन के केस में हमने देखा था शुरू से कि हम जब मेन खत्म होता है तो हम रिटर्न 0 कर देते हैं। तो रिटर्न 0 का क्या मतलब होता था, तो क्लास वो जो है वो एक एरर कोड हो सकता है। रिटर्न 0 का मतलब है कि आपका फंक्शन बिल्कुल ठीक खत्म हुआ है। अगर कहीं पे एरर हुआ है तो आप 0 की बजाय रिटर्न -1 कर दें फॉर एग्जांपल, ताकि पता लग जाए प्रोग्रामर को डिबगिंग करते वक्त कि ये 0 की बजाय अगर -1 रिटर्न हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई एरर हुआ था। या कोई और कोड रिटर्न कर दें, -2 कर दें, उसका मतलब है कोई फर्क किस्म का एरर था। रिटर्न -3 कर दें, उसका मतलब है कोई फर्क जगह पे आपका एरर हुआ है। ठीक है, तो रिटर्न आप एरर कोड भी कर सकते हैं ताकि यूजर को पता लग जाए कि गलती कहां पे हो रही है, या फिर एक एक्चुअल वैल्यू जो कि आपके प्रोग्राम को चाहिए, फॉर एग्जांपल एरिया, आप वो रिटर्न करते हैं। ठीक है, और एक और बात याद रखिए क्लास, अगर आपने यहाँ पे इंट लेंथ और इंट विड्थ के वेरिएबल पैरामीटर है, ठीक है, तो अब आप इस फंक्शन के अंदर ऐसे काम नहीं कर सकते इंट लेंथ इज इक्वल टू जो भी। क्यों, क्योंकि ये इंट जो है
ये लेंथ जो है, सॉरी, ये ऑलरेडी पैरामीटर्स में डिक्लेयर हो चुका है, तो आप डबल डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, यानी एक ही स्कोप के अंदर आप एक ही वेरिएबल को दो दो दफा डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, तो पैरामीटर वाली चीज को आप दोबारा डिक्लेयर नहीं करते। ओके, एनी क्वेश्चन क्लास? नो सर। ऑलराइट, और फंक्शन प्रोटोटाइप का मकसद क्या है? यानी यहां पे जो हमने चीज लिखी थी, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है कि आपने नाम स्पेसिफाई किया, उसकी रिटर्न टाइप स्पेसिफाई किया और उसके जो पैरामीटर है वो स्पेसिफाई किया। ठीक है, तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। इसका मकसद, फायदा क्या होता है? एक फायदा तो ये है कि ये बेसिकली कंपाइलर को बता क्या रहा होता है कि रिटर्न टाइप के फंक्शन की पैरामीटर कितने होंगे और उनकी टाइप क्या होगी। ठीक है, और दैट्स इट, और किस ऑर्डर में होंगे पैरामीटर। ठीक है, अब बात यह है कि फंक्शन प्रोटोटाइप में अगर आप पैरामीटर का नाम लिखते हैं, यानी इंट लेंथ और इंट विड्थ, वो ठीक है, पर लाजमी नहीं है। अगर मैं ये भी लिख दूं सिर्फ इंट एरिया और पैरामीटर में इंट कॉमा इंट, तो ये भी ठीक प्रोटोटाइप है। ये बेसिकली कंपाइलर को बता रहे हैं कि एक फंक्शन होगा जिसका नाम एरिया होगा, उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी और उसके दो पैरामीटर होंगे, दोनों इंटीजर होंगे। उन पैरामीटर का नाम क्या होगा? तो वो एक्चुअल जहां पे डेफिनेशन आएगी वहां पे ऑब्वियसली हमने नाम रखा होगा। जैसे हमारे केस में एक का नाम लेंथ था और दूसरे का नाम विड्थ था, पर फंक्शन प्रोटोटाइप में ये लिखना लाजमी नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ कंपाइलर को बता रहे हैं कि इस शक्ल का एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका नाम एरिया है। ठीक है, और कंपाइलर इस्तेमाल कैसे करते हैं प्रोटोटाइप को? तो पहली चीज तो है कि फंक्शन कॉल जो है, जहां पे भी फंक्शन कॉल हो रही है, ठीक है, कंपाइलर वहां पे देख लेते हैं कि फंक्शन कॉल जो है अगर उसका नाम प्रोटोटाइप वाला है, फॉर एग्जांपल एरिया है, तो फिर कंपाइलर देखेगा उसकी रिटर्न टाइप क्या है और कंपाइलर देखेगा कि उसके अंदर पैरामीटर जो है कितने हैं और उनकी टाइप्स क्या है। तो अगर कहीं पे भी आपने एरिया का फंक्शन कॉल किया है पर उसका रिटर्न टाइप आपने फ्लोट कर दी, या फिर उसका जो अंदर पैरामीटर है वो इंटीजर की बजाय वो, ओके, रिटर्न टाइप को भी छोड़ दें, सॉरी, जो एरिया है उसका जो पैरामीटर है उसमें आपने इंटीजर की बजाय कोई कैरेक्टर पास कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, या आपके जो टोटल नंबर है, दो की बजाय आपने तीन पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, तो वो जो है वो आपको कंपाइलेशन एरर दे देगा, कहेगा कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे फंक्शन कॉल जो है प्रोटोटाइप से मैच नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपकी कास्टिंग वाले रूल्स फिर भी इधर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, यानी अगर आप इंट की जगह पे फ्लोट पास कर दें तो वो कास्ट हो जाएगा, या फ्लोट की बजाय इंट पास कर दें तो वो ऑटोमेटिकली कास्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका मसला नहीं है। ज्यादा मसला ये होता है कि पैरामीटर में आपने दो पैरामीटर एग्जिस्ट कर रहे हैं एरिया फंक्शन के, पर फंक्शन कॉल में आपने तीन वैल्यूज पास कर दी हैं, तो वो एरर हो जाएगा। या तीन की बजाय सिर्फ एक पास कर दिया, वो भी एरर होगा। ठीक है, और दूसरी चीज है कि कंपाइलर जो है वो ये भी चेक करता है कि आपने जो प्रोटोटाइप लिखी हुई है, जो एक्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन है, वो प्रोटोटाइप से सेम है कि नहीं। यानी टॉप पे मैंने बता दिया कि एरिया के अंदर दो पैरामीटर हैं, लेंथ और विड्थ, और नीचे जब मैंने एक्चुअल फंक्शन डिफाइन किया है तो मैं लेंथ विड्थ की बजाय तीसरा एक हाइट भी डाल दूं, तो ऑब्वियसली तीन पैरामीटर होंगे तो वो फिर मैच नहीं करेगा और कंपाइलर एरर दे देगा कि यहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, तो बेसिकली ये इन्फोर्स करने के लिए होता है कि प्रोग्रामर को अपने प्रोग्राम में गलती ना करे, तो गलती पकड़ने के लिए होता है ताकि आप गलती से बच सकें। ठीक है, और याद रखें कि अगर आपने फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं डिक्लेयर किया तो फिर आपने जहां पे भी फंक्शन कॉल किए, मेक श्योर कि उस फंक्शन की डेफिनेशन जो है उस फंक्शन कॉल से पहले हो। जो मैंने पीछे आपको बताया था कि यहां पे अगर आपने प्रोटोटाइप ना लिखा होता तो क्या होना था कि कंपाइलर यहां पे एरर दे देता कि एरिया फंक्शन कहां से आया है। तो उसका सलूशन ये था कि आप इस पूरे को उठा के इस मेन से पहले ले जाते हैं, फिर कंपाइलर को पता होता है कि एरिया का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है।
ठीक है क्लास, write a function which takes as argument two integers and returns the maximum of the two. Call this function from the main function and print the return value. Class, और टाइम कम रह गया तो ये मैं खुद ही कवर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपने एक फंक्शन लिखना है जो कि दो वैल्यूज ले इंटीजर और उनका मैक्सिमम रिटर्न कर दे, और इस फंक्शन को आपने मेन फंक्शन से कॉल करना है, ठीक है। सिंपल कोड है, आप एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, लेट्स सपोज उसका नाम मैक्स है, उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, और वो दो इनपुट्स ले रहे हैं, एक इंटीजर एक्स और एक इंटीजर वाई। और फंक्शन कर क्या रहे हैं कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स बड़ा है तो एक्स रिटर्न करेगा, एल्स वाई रिटर्न करेगा। तो यानी ये फंक्शन जो है बेसिकली एक्स और वाई में से जो बड़ी वैल्यू है वो रिटर्न कर रहा है। मेन में आ जाए, मेन में आप दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट ए कॉमा बी, फिर आप सी इन करके ए और बी की वैल्यू लेंगे यूजर से, फिर आप सिंपल एक फंक्शन कॉल कर देंगे सी आउट मैक्स, और मैक्स में आप ए और बी वेरिएबल पास कर देंगे, ठीक है। लेट्स सपोज ए के अंदर यूजर ने 10 डाला था और बी के अंदर यूजर ने 5 डाला था, तो अब ये फंक्शन कॉल होगी तो क्या होगा, 10 और 5 में से वो कंपेयर करेगा कि बड़ा कौन सा है। इफ 10 इज ग्रेटर देन 5 विच इज ट्रू, तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 10, और वो 10 जो है वो सी आउट हो जाएगा। सिमिलरली आपने फिर दोबारा सी इन ए और बी की वैल्यूज ली है और दोबारा आपने सी आउट कॉल किया है, सॉरी मैक्स फंक्शन कॉल किया है, तो अब लेट्स सपोज 10 और 5 था, अब इस दफा लेट्स सपोज 100 और 1 था, तो 100 और 1 में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, 100 बड़ी वैल्यू है, तो ये फंक्शन जो है ये 100 रिटर्न करेगा जो कि सी आउट हो जाएगा। और आपको एक चीज नजर आ रही है कि मैंने यहां पे 2 दफा मैक्स का फंक्शन कॉल किया है। अगर मैंने ये फंक्शन ना बनाया होता तो क्या होना था, सी इन ए बी होता, उसके बाद ये पूरा कोड जो है रिपीट होता, फिर सी आउट ये जब हमने किया था तो यहां पे ये वाला कोड दोबारा रिपीट होता, तो आपकी मेन फंक्शन की लेंथ कितनी हो जाती, वो डबल 8 बढ़ जाती। और अगर मैंने 100 दफा मैक्स कैलकुलेट करना है तो मेन फंक्शन की लेंथ जो है वो 400 से लंबी हो जाती। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि एक फंक्शन बना लेने से अब क्या हो रहा है, सिर्फ एक लाइन डालते तो फंक्शन इस्तेमाल हो जाता है। ये 4 लाइनें हमें बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ती, तो रेपिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा बच रही है आपकी, ठीक है। और अब अगर इस मैक्स फंक्शन को मैं चेंज करना चाहता हूं, लेट्स सपोज हमने फंक्शन ऐसे लिखते हैं कि मैक्सिमम जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10 होकर रिटर्न हो, तो अब मैं यहां पे चेंज करूंगा बस, और यहां पे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, यहां पे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगर ये फंक्शन ना बनाया होता और मैं ये वाला काम 100 दफा अगर मेन के अंदर कर रहा था तो उन 100 जगहों पे जाके मुझे 1 बाय 1 अपने हाथ से चेंज करनी पड़ती, और चांसेस आ कि 100 में से किसी एक जगह पे मैं गलती कर देता, भूल जाता। तो ये फंक्शन बनाने के फायदे हैं कि आपकी रेपुटेशन नहीं हो रही, आपका कोड कम हो रहा है। अगर आपने चेंज करना है तो एक जगह पे करेंगे, वो हर जगह पे चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये फंक्शन का फायदा है, इस चीज को आप इस्तेमाल करें अपने प्रोग्राम में, ठीक है। यहां पे अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं क्लास, फंक्शन कॉल स्टैक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड का, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है, लेट्स सपोज एक मेन फंक्शन था, ठीक है, और लेट्स सपोज उस मेन फंक्शन ने क्या किया है, एक और फंक्शन कॉल किया है जो कि लेट्स सपोज क्या था, सम का फंक्शन कॉल किया जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक 5 है एक 10 है, ठीक है। ऑलराइट, ये आपका काम हो रहा है। अब आपको मैं ये बता दूं कि एक्चुअली आपका प्रोग्राम कर क्या रहा होता है, आपका कंप्यूटर क्या कर रहा होता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है एक्टिवेशन रिकॉर्ड का और कॉल स्टैक का, कि जब मेन रन हो रहा था तो
आपका एक कॉल स्टैक बेसिकली क्या होता है कि आपके कौन से फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उन्होंने आगे किसको कॉल किया हुआ है। तो आपकी रैम में एक कॉल स्टैक होता है, लेट सपोज यहां पे कॉल स्टैक पड़ा हुआ है। इसमें क्या होगा, मेन की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और मेन के अंदर जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे पड़े हुए हैं। लेट सपोज मेन के अंदर int x is equal to 5 और y is equal to 10 है, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। अब क्या होता है कि जब मेन जो है वो सम को कॉल करेगा तो रैम के अंदर एक जगह बन जाएगी सम की, वहां पे सम, लेट सपोज ये सम है, तो सम के दो वेरिएबल पैरामीटर है, एक ए पैरामीटर है, एक बी पैरामीटर है। ए के अंदर 5 पास हुआ था और बी के अंदर लेट्स सपोज 10 पास हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इस फंक्शन का अपना कोई पैरामीटर के अलावा भी कोई वेरिएबल है, लेट्स सपोज इंट एक्स है, तो वो भी यहां पे पड़ा होगा, ठीक है। और कॉल जिस फंक्शन ने किया था उस फंक्शन का कौन सा लाइन ऑफ कोड था उसका एड्रेस भी यहां पे पड़ा होगा। लेट्स सपोज ये लाइन ऑफ कोड 1 है, ये लाइन ऑफ कोड 2 है, तो यहां पे ये भी पड़ा होगा कि एड्रेस जो है, जगह कामे में एड्रेस लिख रहा हूं, एड्रेस क्या 2 है। अब इसका मकसद क्या है, जब सम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, रैम से सम को बाहर निकाल दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। एक्स वेरिएबल की जो जगह थी, ए पैरामीटर बी पैरामीटर की जो जगह एलोकेट हुई थी, वो सारी की सारी खाली हो जाएगी, उसे कोई और इस्तेमाल कर सकता है। और वापस कहां पे जाएंगे, तो वो यहां पे देख लेगा कि रिटर्न एड्रेस क्या है, वो एड्रेस 2 है, विच मीन्स कि अब जब प्रोग्राम रिज्यूम करेगा तो वो इस लाइन से रिज्यूम करेगा। मेन का रिटर्न एड्रेस जो है वो सेकंड लाइन ऑफ कोड, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है कि मैंने एक फंक्शन कॉल किया है, अब उस फंक्शन की जब एग्जीक्यूशन खत्म होगी तो पता कैसे लगेगा कि जो पेरेंट फंक्शन था, जो कॉल करने वाला फंक्शन था, वो कहां से रिज्यूम करेगा। तो बेसिकली जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है उसमें जब आपने एक फंक्शन कॉल किया है तो उस फंक्शन के पैरामीटर्स, उसके अपने लोकल वेरिएबल्स वो सारे स्टोर होते हैं और उसके अलावा एड्रेस भी स्टोर होता है। किसका एड्रेस, जो कॉल करने वाला फंक्शन था उसकी कौन सी लाइन थी जहां पे कॉल हुआ है, उस लाइन का जो एड्रेस है वो भी स्टोर हुआ होता है। और इस एड्रेस को देख के कंप्यूटर को पता लगता है कि ये फंक्शन खत्म हो गया, अब इसका जो पेरेंट था, जो कॉल करने वाला फंक्शन था, वो कहां से रिज्यूम करेगा अपनी एग्जीक्यूशन, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा साफ कर दूं अगर, ठीक है। लेट सपोज एक फंक्शन है मेन, उसने एक फंक्शन कॉल किया है, उसने एक फंक्शन कॉल किया है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। पाइथागोरस वाले फंक्शन ने एक और फंक्शन कॉल किया है जो कि मल्टीप्लाई है, और एक और फंक्शन कॉल किया है जो कि सम है, ठीक है। तो अब होगा क्या, पहले कॉल स्टैक में सबसे पहले मेन की इंफॉर्मेशन पड़ी होगी और मेन की एग्जीक्यूशन हो रही है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम वाला फंक्शन कॉल हुआ है तो अब पाइथागोरस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी स्टैक में, और स्टैक के ऊपर पाइथागोरस पड़ा हुआ है, तो दैट मीन कि पाइथागोरस की एग्जीक्यूशन हो रही है। अब पाइथागोरस जो है उसने एक मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। उसका जब रिजल्ट आ गया है तो वो इसको मल्टीप्लाई के फंक्शन को कॉल स्टैक से बाहर निकाल देगा और उसकी जगह पे लेट्स सपोज सम वाला फंक्शन है, अब उसको उसे रन करना है, तो सम भी हो जाएगा। जब सम भी हो गया तो आपका रिजल्ट आ गया है, सम भी
कॉल स्टैक से बाहर निकल जाएगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम का जो फंक्शन था उसके पास रिजल्ट आ गया है तो वो रिजल्ट रिटर्न करके खुद भी खत्म हो जाएगा, और फिर मेन जो है वो एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगा, वो उस रिजल्ट को सी आउट करा देगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा, और फिर मेन भी खत्म हो जाएगा और आपका जो कॉल स्टैक था वो खाली हो गया। क्लास ये पॉइंट समझ आए? अगर नहीं आए तो मेरे से आप पूछ लें। सर ये कॉल स्टैक है क्या? कॉल स्टैक है क्या? आप समझे, स्टैक क्या होता है? आप कहीं पे खाना खाने गए हैं, शादी पे गए हैं, तो क्या होता है, पहले एक प्लेट रखी जाती है, उसके बाद एक और प्लेट उसके ऊपर रखी जाती है, उसके बाद एक और प्लेट उसके ऊपर रखी जाती है। अब जब आप प्लेटें लेने जाएंगे खाने के वक्त, तो जो सबसे आखिर में प्लेट रखी गई थी, वो सबसे पहले आप उठा लेंगे, उसके बाद जो प्लेट रखी गई थी वो आपसे बाद में आने वाला उठा लेगा, और सबसे पहले जो प्लेट रखी गई थी वो सबसे आखिर में आने वाला उठा लेगा। ये एक स्टैक का कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे पहले चीज रखी जाती है वो सबसे आखिर में निकाली जाती है। ठीक है, अब कॉल स्टैक क्या होता है? कॉल स्टैक क्या होता है कि आपका जो फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो स्टैक में पड़ा हुआ है। अब उस फंक्शन ने अगर किसी और फंक्शन को कॉल किया है, लेट सपोज मेन ने डिवाइड का फंक्शन कॉल किया, तो अब स्टैक में सबसे ऊपर डिवाइड आ गया। अब जब तक डिवाइड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक मेन फंक्शन जो है वो पॉज हो गया, वो फ्रीज हो गया, मेन आगे नहीं बढ़ा। अब जैसे ही डिवाइड वाला फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, कंप्यूटर जो है इसे स्टैक पर से बाहर निकाल देगा, और किसकी एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगी? मेन की। मेन। और अब मेन जो है वो वापस जहां पे फंक्शन कॉल किया था मेन ने, उस लाइन से रिज्यूम करेगा, उससे आगे वाली चीज करेगा। ये क्लियर है? यस सर। मेन ने एक फंक्शन कॉल किया था उसका नाम x है, x ने एक फंक्शन कॉल किया था उसका नाम y है, और y ने एक फंक्शन कॉल किया था जिसका नाम z है। तो अब क्या होगा, पहले z की एग्जीक्यूशन, ये सारे पॉज हो गया, ये पॉज हो गया, ये पॉज हो गया, ये पॉज हो गया। अब जैसे ही z की इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, कंपाइलर उसे बाहर निकाल देगा रैम से, और फिर y की एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगी। और वो कैसे पता लगेगा कि y कहां से रिज्यूम करना है? तो वो जो z का कॉल एक्टिवेशन रिकॉर्ड था जिसमें z की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी, उसमें एक और इंफॉर्मेशन क्या पड़ी हुई थी कि इसका जो पेरेंट है जिसने इसे कॉल किया है वो किस लाइन से रिज्यूम करेगा, वो एड्रेस लिख देते हैं आप। तो जब z खत्म होगा तो उसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ था उस एड्रेस से y रिज्यूम करेगा। जब y खत्म होगा तो y के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जो एड्रेस पड़ा हुआ था उस एड्रेस से पता लग जाएगा कि x कहां से रिज्यूम करना है, और फिर x रिज्यूम करेगा। जब x की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके अंदर एड्रेस पड़ा होगा कि मेन को कहां से रिज्यूम करना है। तो x को जब आपने निकाल दिया स्टैक से तो फिर मेन रिज्यूम करेगा उस लाइन से जहां पे उसने छोड़ा था, और फिर मेन भी खत्म हो जाएगा, और फाइनली आपका कॉल स्टैक सारा खत्म हो जाएगा, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? नो सर। ऑल राइट। और स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है कि अगर आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है, उसने एक फंक्शन कॉल किया, उसने एक और फंक्शन कॉल किया, उसने एक और फंक्शन कॉल किया है, फिर बार बार जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो एक स्टैक आपका बड़ा हो ही जा रहा है, कॉल स्टैक। तो आपकी रैम में एक सर्टेन जगह होती है, अगर स्टैक उससे ज्यादा हो गया है तो फिर स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाता है, आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाते हैं और आपको बता देते हैं कि आपके फंक्शन कॉल इतने ज्यादा हो गए हैं कि रैम में जगह ही नहीं उन सारों की इंफॉर्मेशन स्टोर करने की। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चन? यार एक्चुअली क्लास गिव मी 10 मोर मिनट्स, हमने शुरू लेट किया तो हमें 10 मिनट और चाहिए। ठीक है, इस चीज को रैप अप कर दें। आखिरी जो आज का कॉन्सेप्ट है वो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस है। क्लास एक बात याद रखें, ये रैम है लेट सपोज,
ठीक है। और लेट सपोज आपने ये इधर क्या हो रहा है, पहले मेन फंक्शन देखें, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a इज इक्वल टू 100 और इंट b इज इक्वल टू 200। तो रैम में मेन की जगह एलोकेट हो गई है, वहां पे a में 100 पड़ा हुआ है और b के अंदर 200 पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑल राइट। अब आपने सी आउट करा दिया कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, दैट्स इट। फिर आपने फंक्शन कॉल किया है स्वैप a कॉमा b। स्वैप फंक्शन क्या कर रहा है, a की वैल्यू जो है जो कि 100 है वो x में पड़ी होगी और b की वैल्यू जो कि 200 है वो y में पड़ी होगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपने एक टेम्प का वेरिएबल बनाया है, फिर आपने सी आउट करा दिया कि x और y में क्या पड़ा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं, टेम्प इज इक्वल टू x, यानी ये देखें यहां पे टेम्प है, ये x है और ये y है। टेम्प के अंदर आपने x की वैल्यू सेव करा दी विच इज 100, फिर x के अंदर आपने y की वैल्यू सेव करा दी विच इज 200। सॉरी एक मिनट, लास्ट जब हमने पैरामीटर पास किए थे तो x के अंदर 100 पड़ा हुआ था, x के अंदर 100 पड़ा हुआ था और y के अंदर 200 पड़ा हुआ था। ठीक है, ऑल राइट। पहली लाइन क्या कर रही है, टेम्प इज इक्वल टू x, x के अंदर क्या पड़ा हुआ है 100, तो टेम्प के अंदर 100 आ गया। अगली लाइन क्या कर रही है, x इज इक्वल टू y, तो y के अंदर 200 पड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स कि x के अंदर भी 200 आ गया। ठीक है, आखिरी लाइन क्या कर रही है, y इज इक्वल टू टेम्प, तो y के अंदर 200 पड़ा हुआ था, टेम्प के अंदर 100 पड़ा हुआ है, तो y के अंदर भी 100 कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज नजर आ गई है कि x में पहले 100 था और y में 200 था, इस प्रोग्राम के बाद वो स्विच, इस फंक्शन के बाद वो स्विच कर गया है, x के अंदर अब 200 आ गया और y के अंदर 100 आ गया, तो इन दोनों को आपने आपस में एक्सचेंज कर दिया। अब जब आप सी आउट कराएंगे तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा कि बिफोर स्वैप x के अंदर 100 था, y के अंदर 200 था, और आफ्टर स्वैप जो है आपके x के अंदर 200 आ गया और y के अंदर 100 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। पर मसला क्या है, यस सर। अब मसला क्या है, मसला ये है कि अब मैं अगर वैल्यू प्रिंट कराता हूं, स्वैप के बाद a की वैल्यू क्या है, यानी यहां पे a की वैल्यू 100 थी और यहां पे b की वैल्यू 200 थी, तो अब स्वैप के बाद ये वैल्यू स्विच हुई है कि नहीं हुई, क्या ख्याल है आपका? तो क्लास एक बात देखें, ये जो स्वैप का फंक्शन था इसने सारी चेंज किस पे की है, इन वेरिएबल्स पे, टेम्पररी वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल। आपको नजर आ रहा है कि मेन का जो वेरिएबल ए और वेरिएबल बी था उसमें कोई भी चेंज नहीं हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ ए और बी में। यस सर। ठीक है, तो यहां पे जब आप डिस्प्ले करेंगे कि ए की वैल्यू क्या है, तो वो अभी भी 100 ही होगी, और बी की वैल्यू क्या है, वो अभी भी 200 ही होगी। इनकी वैल्यू स्वैप नहीं की। जब आपने इसमें पास किया था और ये फंक्शन कॉल किया था स्वैप का, तो उसके अंदर जो पैरामीटर थे उनकी वैल्यूज आपस में स्वैप हुई है, पर वो आपको नजर आ रहा है कि वो तो अलहदा है, ये अलहदा चीज है, ये अलहदा चीज है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं क्लास पास बाय वैल्यू का, कि जब भी आप कोई वेरिएबल पास करते हैं या कोई वैल्यू पास करते हैं फंक्शन को, तो उसकी एक कॉपी बन जाती है, यानी ए और बी जो थे इनकी वैल्यू कॉपी हुई है एक्स और वाई में। इट्स नॉट के ए और बी दोनों पास हुए, नहीं, ए और बी की जो वैल्यू थी ए और बी में, सिर्फ वो वैल्यू इधर कॉपी हुई है, और अगर उस कॉपीड वैल्यू को आप आपस में स्वैप करते हैं तो वो कॉपीड वैल्यू स्वैप होगी, जो ओरिजिनल ए और बी था वो स्वैप नहीं होगा। और वो आपको नजर आ रहा है कि रैम में जू का तू वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, ए 100 था स्वैप से पहले, स्वैप के बाद भी ए 100 है, बी 200 था स्वैप से पहले, स्वैप के बाद भी वो 200 है।
और बाय द वे ये जब स्वैप का फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो क्या होगा, रैम से ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। तो पीछे क्या बचे, मेन वाले वेरिएबल पड़े हुए हैं और उनमें कोई रद्दो बदल नहीं हुई। अब जब मेन की एग्जीक्यूशन खत्म होगी तो फिर मेन भी रैम से बाहर निकल जाएगा और रैम बिल्कुल खाली हो जाएगी। क्लास ये पॉइंट समझ आ गई, पास में वैल्यू क्या होता है। यानी ये गलती शुरू के लोग करते हैं, उन्हें क्या लगता है कि अगर ये वेरिएबल पास किए ए और बी, तो अब ये अगर स्वैप करेंगे तो ए और बी का जो ओरिजिनल फंक्शन था, जो मेन फंक्शन था, जो पेरेंट फंक्शन था, उसके अंदर भी ए और बी की वैल्यू स्विच होंगी। ऐसे नहीं है, ए और बी की वैल्यू जो थी उनकी कॉपी यहां पे आई है और वो कॉपी आपस में स्विच हो गई है। जो ओरिजिनल ए और बी था वो वैसे का वैसे ही रहा है। ठीक है, अब ए और बी को भी अगर हमने इन दोनों वैल्यूज को एक्चुअली स्वैप करना था तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम अगली क्लास में इसको देखेंगे, एक और तरीका देखेंगे। इसका एक जो सिंपल तरीका है वो है पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस क्या होता है क्लास, जहां पे हमने जो स्वैप के पैरामीटर थे वो इंट एक्स और इंट वाई थे, यहां पे अब हम क्या कर रहे हैं, उन पैरामीटर को इंट एम्परसैंड एक्स और इंट एम्परसैंड वाई कर रहे हैं। ये एम्परसैंड जब आप लगा देते हैं किसी वेरिएबल के साथ, किसी पैरामीटर के साथ, तो इसका मतलब है कि आपने उस पैरामीटर को पास बाय रेफरेंस कर दिया है। इस चीज का क्या मतलब है, दोबारा रैम बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी रैम है, रैम में मेन फंक्शन पड़ा हुआ है, मेन में इंट a इज इक्वल टू 100 और इंट b इज इक्वल टू 200। ठीक है, फिर रैम के अंदर और क्या चीज पड़ी हुई है, जब फंक्शन स्वैप का कॉल हुआ है तो स्वैप की जगह एलोकेट हो गई। ओके क्लास, अब x जो है स्वैप के अंदर अब कोई वेरिएबल नहीं पड़ा होगा, x इज नॉट अ वेरिएबल, y इज नॉट अ वेरिएबल, टेम्प वेरिएबल है, चलो स्वैप पे टेम्प का वेरिएबल है वो पड़ा होगा, पर x और y वेरिएबल नहीं है। जब आपने इंट x के बीच में एम्परसैंड डाला और इंट y के बीच में एम्परसैंड डाला तो आपने बेसिकली कह दिया कि x और y जो है ये एक और नाम है a और b का, यानी x जो है वो a का दूसरा नाम है, y जो है वो b का दूसरा नाम है। तो जब आप अब ये इस चीज को रन करते हैं, टेम्प इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है, ए का दूसरा नाम, तो ए में 100 पड़ा हुआ है, टेम्प में 100 आ जाएगा। अगली लाइन क्या कर रही है, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स ए का दूसरा नाम है और वाई बी का दूसरा नाम है, दो अलग वेरिएबल नहीं है, दूसरा नाम है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो जब आपने x इज इक्वल टू वाई किया है तो आपने कहा है कि x इज इक्वल टू वाई, यानी इस 100 की बजाय 200 लिख दो। अगली लाइन क्या कर रही है, y इज इक्वल टू टेम्प, y किसका दूसरा नाम है, b का, तो b की जगह पे टेम्प जो है उसकी वैल्यू लिख दो। तो b में 200 पड़ा हुआ था, अब b के अंदर 100 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। अब आपको नजर आ रहा है कि ए में पहले 100 पड़ा हुआ था और बी में 200 था, अब ए के अंदर 200 आ गया और बी के अंदर 100 आ गया, यानी जो ओरिजिनल वेरिएबल थे वो स्वैप हो गया। समझ आ रही है, जहां पे जो मेन फंक्शन का जो वेरिएबल था वही आपस में स्वैप हो गया। क्यों, क्योंकि जब ये आपने रेफरेंस बाय रेफरेंस पास किया है तो आपने क्या है कि जो भी वेरिएबल पास हो रहा है उसको हमने एक नया नाम दे दिया है। जो पहला वेरिएबल पास हुआ था उसे हमने नाम दिया है एक्स का, जो दूसरा वेरिएबल पास हुआ था उसे हमने नाम दे दिया वाई का। या आप लोग हैं, आपके माँ बाप ने आपका एक नाम रखा हुआ है जो कि आपका असली नाम है, आपके आईडी कार्ड पे होता है। उसके अलावा घर वाले आपको किसी फर्क नाम से भी बुलाते हैं, आपके दोस्त यार शायद किसी तीसरे नाम से आपको बुलाते हो।
तो वो नाम बदलते हैं, उससे बंदा तो नहीं बदल जाता ना, आप तो वही रहते हैं ना। पर आपको बुलाने के लिए कोई आपका असली नाम लेते हैं, कोई आपका जो माँ बाप प्यार से पुकारते हैं वो नाम ले लेते हैं, जहाँ कोई आपके दोस्तों ने नाम रखा होता है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, पर जो एक्चुअल बंदा है वो तो नहीं बदला, उसके नाम ही बस बदला है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि वेरिएबल इंट ए और इंट बी थे। जब आपने स्वैप फंक्शन कॉल किया तो आपने ए और बी को नया नाम दे दिया। आपने कहा कि इंट ए का नाम जो है वो एक्स है और बी का नाम वाई है, और फिर उस ओरिजिनल वाले वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आप ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स और वाई का। तो इसलिए जब आप एक्स और वाई को इस्तेमाल करते हुए कोई चेंज करते हैं तो वो ओरिजिनल वाले में चेंज होगी, ओरिजिनल वेरिएबल्स में। यानी अगर आपका कोई दोस्त है वो आपको हमेशा आपके किसी निक नेम से बुलाता है, तो वो अगर उस नाम से बुलाते हुए आपके लिए दुआ मांगे तो दुआ किसे लगेगी? नाम तो उसने कोई फर्क सा लिया, आपके माँ बाप ने तो आपका कुछ और नाम रखा था, पर वो जो दोस्तों वाला नाम है वो आपके ओरिजिनल नाम को ही रेफर कर रहा है। समझ आइए? तो वही चीज में यहाँ पे एग्जांपल, ये एक ह्यूमन एनालॉजी है दिया आपको मैंने ताकि चीज क्लियर हो जाए। पर अगर आपने प्रोग्राम की टर्म में बात करनी है तो आपके दो वेरिएबल थे, जब आपने उन दो वेरिएबल को पास बाय रेफरेंस किया तो आपने कहा कि इस फंक्शन के अंदर पहले वाले वेरिएबल को आप एक्स के थ्रू रेफर करेंगे और दूसरे वाले वेरिएबल को आप वाई के थ्रू रेफर करेंगे, बस। और कोई नया वेरिएबल नहीं बन रहा। यानी अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इस पूरे प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स हैं रैम के अंदर, तो आप कहेंगे एक वेरिएबल इंट ए का है, एक वेरिएबल इंट बी का है और दूसरा वेरिएबल इंट टेम्प का है, बस 3 वेरिएबल्स हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं कि इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल रैम में पड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे 5। एक वेरिएबल इंट ए है, एक वेरिएबल इंट बी है, एक वेरिएबल इंट एक्स है, एक वेरिएबल इंट वाई है और एक वेरिएबल इंट टेम्प है। तो यानी 5 वेरिएबल हैं। यस सर। एनी क्वेश्चन क्लास? नो सर। ऑलराइट नो देन, सर। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।